हेलो एवरीवन। राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 15 से लेकर 18 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 14 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूरोपियन एंटरप्राइजेस operating in India and Indian companies in the European Union, which bank has recently signed an MOU with the European Bank BNP Paribas। भारत में सक्रिय यूरोपीय उद्यम और यूरोपीय संघ में भारतीय कंपनियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने यूरोपीय बैंक पीएनबी परिबास के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, तो जो भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको समझ में आए वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद तो फिर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ, आप लोग इस टाइम पर रिकॉल करे मतलब करते रहा करो। और इस पर्टिकुलर जो भी मतलब ये बैंकें दी गई, इनसे रिलेटेड कोई ऐप लॉन्च किया गया है या फिर किसी ने कुछ और नया किया है जो पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा, ठीक है, तो उसको भी इसी टाइम पर रिकॉल करते रहा करो आप लोग। ठीक है, जैसे कि यूपीआई पर रुपए कार्ड से मतलब किसने लिंक करने की फैसिलिटी लॉन्च की, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा दिए हैं और आगे भी पढ़ेंगे, तो इसी टाइम पर आप लोग रिकॉल करते रहा करो। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी, एक दूसरे से लिंक करेंगे और फिर आप लोग जो है आसानी से चीज़ों को याद रख पाओगे दिमाग में। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आईसीआईसीआई बैंक होगा। वन लाइनर ही हम लोग इसको करेंगे, बस नाम याद रखो और ये बस इतना ही इसमें याद रखना है। आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि इसका आंसर है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संदीप बख्शी जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड स्क्रिव मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर को लैंडिंग नेम्ड कोलैंड हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। कोलैंड यानी कि सह ऋण देने के लिए भारत का पहला पूरी तरीके से स्वचालित एस्कोर प्रबंधन समाधान, जिसका कि नाम कोलैंड है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये इस पे पूछा गया। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा कैश फ्री, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैश फ्री जो है इसका आंसर होगा। ज़्यादा डीप में इसमें भी नहीं जाएंगे, हालांकि थोड़ी बहुत डीप इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वीडियो में हम लोग उतनी ही चीज़ें कवर करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसको वीडियो में डिस्कस करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग पीडीएफ में डाल देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि आप लोग पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लिया करो। पीडीएफ नहीं भी पढ़ोगे तो पीडीएफ में वीडियो में मोर देन एनफ, मोर देन सफिशिएंट चीज़ें आपको कराई जाती हैं, लेकिन पीडीएफ आप लोग वीडियो देखने के बाद में जब किया करोगे तो चीज़ें रिवाइज भी होंगी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी कैश फ्री फिलहाल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन हरविंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बाय द आरबीआई। रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हरविंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का विषय क्या है, थीम पूछी गई है। आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन हरविंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया गया और इसकी थीम क्या है इस क्वेश्चन में पूछी गई है। यहाँ पर हम लोग सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कब हुआ था ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए था। फिलहाल क्वेश्चन पे पहले चलते हैं, इसका आंसर जानते हैं, फिर क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डीप में और पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज की थीम हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में अपना दूसरा ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया, किस नाम से लॉन्च किया ये क्वेश्चन में दिया गया है। थीम क्या थी ये पूछा गया, ये मैंने बता दिया। और ये हैकाथॉन जो है आरबीआई के द्वारा स्पॉन्सर्ड और टोटली ओन्ड है। ठीक है ना, मतलब पूरी की पूरी तरीके से ये हैकाथॉन आरबीआई के द्वारा आरबीआई के अधिग्रहण में है, मतलब उसकी मालिकाना उसी के पास में है और स्पॉन्सरशिप भी जो है वो आरबीआई के द्वारा ही इसकी की गई है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज एपीआईएक्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर इसे होस्ट किया जाएगा। 22 फरवरी 2023 से इस हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हो गया है? 20 फरवरी 2023 से। जो डेट वगैरह बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। 22 फरवरी 2023 से इस हैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इस हैकाथॉन में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड आने वाली समस्याओं और समाधानों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया जाएगा, तो मतलब ये जो भी हैकाथॉन है इसमें मुख्य रूप से किस पे विचार किया जाएगा उसे भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, एक एक करके टू दी पॉइंट चीज़ों को जानेंगे, बहुत ज़्यादा नेसेसरी फालतू की बातें नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो किन किन मुद्दों पर, किन किन चीज़ों पर विचार किया जाएगा उसे एक एक करके जानते हैं।
डिफरेंटली एबल्ड यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए इनोवेटिव, इजी टू यूज और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के बारे में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। CBDC रिटेल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के लिए इस मुद्दे पर, इस हैकाथॉन में इस मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही साथ में ट्रांजैक्शंस पर सेकंड TPS, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, इस मुद्दे पर भी जो है इस हैकाथॉन में विचार किया जाएगा। बेसिकली ये 3 पॉइंट होंगे जिस पर लोग, इस ग्लोबल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग अपने सुझाव समाधान देंगे और जो भी विनर होगा उसे 40 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलेगा। कितने का प्राइज मनी मिलेगा? 40 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलेगा विनर को, और जो रनर अप होगा, जो सेकंड नंबर पर होगा, उसको 20 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा। ठीक है ना। सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन की बात हुई, मैंने बताया ना, तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन भी आना चाहिए था। तो सेकंड अभी हुआ है, और फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था RBI के ही द्वारा। नवंबर 2021 में RBI के ही द्वारा फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया गया था, और जून 2022 में उसका रिजल्ट आया था। जो भी ये हैकाथॉन लॉन्च किया जाता है इसका रिजल्ट भी आता है। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाले की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जून 2022 में इसका रिजल्ट आया। सेकंड वाला जो है ये 22 फरवरी 2023 को, मतलब इससे रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा, इसका रिजल्ट भी आएगा तो बताया जाएगा। फिर से हम लोग वापस आते हैं फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन के बारे में। जून 2022 में उसका रिजल्ट आया था, और उसकी थीम क्या थी? जो फर्स्ट वाला ग्लोबल हैकाथॉन था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी जो थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स जो है वो फर्स्ट वाले ग्लोबल हैकाथॉन की थीम थी, और 22 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट की ही मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 22 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज इसकी थीम हो जाएगी। कब से कब लॉन्च किया गया, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As per the data released by the Ministry of Commerce and Industry, what is the India's annual rate of wholesale price index WPI based inflation in January 2023? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या थी? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 4.73%, ऑप्शन नंबर बी। 4.73% ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जबकि दिसंबर 2022 में अगर हम लोग बात करें, दिसंबर 2022 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 4.95% हुआ करती थी। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, अगर हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो जनवरी 2023 में 6.52% थी, जबकि दिसंबर 2022 में ये 5.72% थी। ठीक है ना। तो WPI और CPI दोनों के बारे में बताया गया, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 दोनों के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया व्हिच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड UPI ट्रांजैक्शंस फॉर फॉरेन नेशनल्स विजिटिंग इंडिया। भारत की उस पहली कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए UPI लेन देन शुरू किया है। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इबिक्स कैश, ये इसका आंसर होगा। इबिक्स कैश ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर ही रहेगा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन PDF में मिलेगी, वहां से एक बार आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्लान टू सेट अप हाउ मेनी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती हैं, इसके बारे में पिछले वीडियोस में कई बार बताया गया है, तो वहां से ये चीजें आपको क्लियर होंगी। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 लाख। अगले 5 सालों में 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो लॉन्च करने का प्रावधान है अगले 5 सालों में। ऐसा इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूवल अपना दिया। तो ऑप्शन नंबर बी 2 लाख इसका आंसर हो जाएगा। और अभी देश में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 60,000, अभी करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो देश में लगभग 63,000 फंक्शनल PACs यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, और अगले 5 सालों में इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, और अगले 5 सालों में लगभग 2 लाख PACs को एड ऑन किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड 19 न्यू पेमेंट एग्रीगेटर्स हैव रिसेंटली गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज ऑनलाइन PAs। कितने मौजूदा ऑनलाइन नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स और 19 नए पेमेंट एग्रीगेटर्स को हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर सी 32 इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 और मार्च 2017 में RBI ने रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवे के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, और एग्जिस्टिंग ऑनलाइन नॉन बैंक PAs को, PAs यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑनलाइन PAs के रूप में
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक ना, पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत काम करने के लिए अप्लाई करने के लिए बोला था। और अप्लाई करने की जो डेडलाइन थी वो 30 सितंबर 2021 थी, 30 सितंबर 2021 थी, जिसे बाद में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और उसे 1 साल के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया गया था, ठीक है ना, 30 सितंबर 2022 कर दिया गया था। और फिर से सुनो आप लोग इसको, फिर से सुनो, चीज़ें एक बार में नहीं याद होंगी इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो आप लोग इसको। मार्च 2021 याद रखो, मार्च 2017 याद रखो। इन दोनों सालों में आरबीआई ने रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज के लिए गाइडलाइन जारी की थी और एग्जिस्टिंग ऑनलाइन नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑनलाइन पीएस यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए बोला हुआ था। और अप्लाई करने की डेडलाइन आप लोगों को बताई गई। उस डेडलाइन तक जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था कर दिया होगा। और अब जाकर टोटल 32 पेमेंट एग्जीक्यूटर्स 32 अब जाकर 32 एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। पेमेंट एग्रीगेटर्स के नाम जो भी ये 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, इनके नाम जो है पीडीएफ में मैं दूंगा, यहाँ पर इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं, वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। और इसके साथ साथ आरबीआई ने ये भी बोला कि जिसका भी एप्लीकेशन रिटर्न कर दिया गया है, जो भी एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं सबको तो अप्रूवल मिला नहीं, 32 को ही मिला, तो कुछ लोगों का जो है एप्लीकेशन रिटर्न भी कर दिया गया है। तो उनको जिनका रिटर्न कर दिया गया है उनको ये भी बोला गया है कि रिटर्न करने के 120 दिन के भीतर वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ये पेमेंट एग्रीगेटर्स 32 हैं, इनके नाम आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी 32 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ईबीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इसका आंसर जानेंगे, फिर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज हम लोग लेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है ईबीजी। ईबीजी को जानने से पहले हमको बीजी जानना जरूरी है, यानी कि बैंक गारंटी, ठीक ना। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ईबीजी जो है वो सिटी हेडक्वार्टर बैंक के द्वारा जारी किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि फ्रॉड की संभावनाओं को और कम किया जा सकता है, ठीक ना। ये तो ईबीजी की बात हो गई। ईबीजी तो बस इलेक्ट्रॉनिक है, तो पहले हम लोग बैंक गारंटी बीजी जान लेते हैं, फिर चीज़ें ईबीजी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बैंक गारंटी जो होती है वो इशूइंग बैंक के द्वारा किए जाने वाला एक कमिटमेंट होता है। बेनिफिशरीज की जो कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट ये होता है कि बेनिफिशरीज के अकाउंट में पेमेंट कर दिया जाएगा। और आसान और आम बोलचाल की भाषा में और आसान तरीके से समझें तो यह बैंक या किसी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा किया जाने वाला प्रॉमिस होता है कि अगर बोरोवर जो है वो लोन देने में फेल हो जाता है, पैसा वापस नहीं कर पाता है, तो बैंक या दूसरा कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी लॉस होगा उसको बियर करेगा, उसको भरपाई करेगा। अब अगर हम लोग बात करें ईबीजी का, तो ईबीजी का मतलब हो जाएगा कि इन सब प्रोसेस में होने वाला जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बैंक गारंटी लेने के लिए कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करना होता है, लेकिन ईबीजी करने के लिए सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो वो जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन बीजी के बारे में पीडीएफ में आपको मिलेगा, वहाँ से जरूर पढ़ना आप लोग। और मोटा मोटा एक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा ना, ठीक है। नहीं लगा होगा तो फिर थोड़ा सा और आसान करता हूँ, थोड़ी और आसान बोलचाल की भाषा में एक दो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। बैंक में आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाकर उसका एक बीजी बनवा लेते हैं, फिर उस अमाउंट को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप लोग जो पैसा लिए रहते हैं उसको यूज़ करते हैं, उसको धीरे धीरे आपको मतलब पे करना होता है। और पे नहीं कर पाते हैं, अगर उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं दे पाते हैं, कुछ भी इशू आ जाता है, तो आप जो बीजी बनवाए रहते हैं उस टाइम पर आप अपनी प्रॉपर्टी दिए रहते हैं बैंक के पास में, तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो है बैंक जो नुकसान होती है उसकी भरपाई कर लेती है। प्रॉपर्टी आजकल तो कभी नए भी आ गए हैं, प्रॉपर्टी नहीं एफडी पे भी बीजी बैंक मतलब अगर आपके पास में एफडी है तो उस पर भी बीजी वगैरह मिल जाती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और नहीं भी हुई होंगी तो पीडीएफ में थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। सितंबर 2022 की अगर हम लोग बात करें, सितंबर 2022 में एचडीएफसी बैंक ने ईबीजी इशू किया था NESL के साथ पार्टनरशिप में, और ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन बैंक थी। अगर क्वेश्चन स्टैटिक का भी यहाँ पे बनेगा, ईबीजी इशू करने वाली पहली इंडियन बैंक कौन थी, तो उस सिनेरियो में, उस केस में जो इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने सितंबर 2022 में
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ में मिलकर EBG इशू किया था और ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन बैंक बन गई थी जनवरी 2023 की। अगर हम लोग बात करें तो जनवरी 2023 में जो है SBI ने EBG लॉन्च किया NESL के साथ में मिलकर SBI ने लॉन्च किया, ठीक ना। गवर्नमेंट बैंक की बात करेंगे तो सबसे पहली बैंक SBI है, लेकिन अगर पूरी बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें, बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, तो सबसे पहले HDFC बैंक ने सितंबर 2022 में EBG जो है जारी किया हुआ था और अभी जनवरी 2023 में SBI ने भी EBG जारी किया और अब जाकर इंडियन ओवरसीज ने भी EBG जारी कर दिया है, ठीक है। तो चीजें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which stock exchange has recently signed a data licensing agreement with the CME Group for West Texas Intermediate क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं जिससे कि कहीं पर कोई चीजें छूट न जाए। ऑप्शन नंबर बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका आंसर हो जाएगा। किस स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अनुबंधों के लिए CME ग्रुप के साथ में एक डेटा लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG मीटिंग इन लखनऊ उत्तर प्रदेश एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द G20? किस मंत्रालय ने हाल ही में G20 की भारत की अध्यक्षता के एक भाग के रूप में लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की? ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और इसका जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY। जितने भी मंत्रालय दिए गए हैं इन मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है, इनका यूनियन मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। साथ ही साथ में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये भी आप लोग कमेंट कर बताओगे। क्वेश्चन अच्छा है, टू द पॉइंट एक एक करके चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी, ये कब से कब हुई थी? तो 13 से लेकर 15 फरवरी के बीच में हुई, ठीक ना। 13 से 15 फरवरी के बीच में हुई ये मीटिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। किस मंत्रालय ने होस्ट किया, जिसमें पूछा गया, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिया गया, ये भी याद रखना। सेक्रेटरी ऑफ MEITY अल्केश कुमार शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की और सह अध्यक्षता यानी कि को चेयर की अगर हम लोग बात करें तो सह अध्यक्षता सुशील पाल के द्वारा की गई और ये जो सुशील पाल जी हैं ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं MEITY में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक ना। और ऐसी टोटल 4 मीटिंग होनी है इंडिया में। पहली मीटिंग लखनऊ में हो गई 13 से लेकर 15 फरवरी के बीच में और अब 3 और मीटिंग होनी बाकी हैं जो कि हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में होंगी। G20 देशों के अलावा टोटल 8 देश ऐसे, मतलब 8 गेस्ट कंट्रीज, मेहमान देश, G20 देशों ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ टोटल 8 गेस्ट कंट्रीज और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसमें साझा मतलब पार्टिसिपेट किया हुआ था, हिस्सा लिया हुआ था। गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि PDF में मिलेगा। नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, बांग्लादेश और इजिप्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो ITU, OECD, ठीक ना, ये सब कुछ PDF में मिलेगा आपको। OECD, वर्ल्ड बैंक, WB, यूनेस्को और साथ ही साथ में UNDP, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जो जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। गेस्ट कंट्रीज के भी नाम आपको बताया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम आपको बताए गए और इस मीटिंग के दौरान मुख्यतः 3 बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया। कौन कौन से 3 बिंदु हैं एक एक करके जानते हैं। तो जो पहला है हमारा डिजिटल पब्लिक ट्रांजेक्शन, दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो था साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल इकोनॉमी, तीसरा जो था हमारा बिंदु डिजिटल स्किलिंग, थर्ड पॉइंट जो था डिजिटल स्किलिंग। इन्हीं 3 बिंदुओं पर, इन्हीं 3 पहलुओं पर इस मीटिंग के दौरान डिस्कशन किया गया और इस मीटिंग के दौरान MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और UNDP, ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। UNDP ने पार्टनरशिप किया, क्यों पार्टनरशिप किया इन दोनों ने? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्वाइंटली काम करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई गई। इस क्वेश्चन का PDF भी पढ़ना हो, वहाँ पे कुछ और चीज़ें मिलेंगी, रिवाइज कर पाओगे और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which city hosted the first agriculture deputies meeting ADM of the agriculture working group under the India's G20 presidency? पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। किस शहर ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक ADM की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा इंदौर MP, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंदौर MP इसका आंसर हो जाएगा। 13 से 15 फरवरी के बीच में वही डेट है
13 से 15 फरवरी 2023 के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश में ये मीटिंग की गई थी और 2 और मीटिंग होनी है। एक हो चुकी है, 2 और मीटिंग इसकी प्रस्तावित है। दूसरी मीटिंग जो है वो मार्च में होगी, मार्च 2023 में होगी और वो चंडीगढ़ में होगी। सब इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में मिलेगी, लेकिन आप लोग नोट डाउन करते चलो। तीसरी जो मीटिंग होगी वो हमारी होगी जून 2023 में, जून 2023 में होगी और वो जो है वो हैदराबाद में होगी, ठीक है ना। पहली मीटिंग जो हो गई 13 से 15 फरवरी के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश में हो गई, दूसरी मार्च 23 में चंडीगढ़ में होगी, तीसरी जून 2023 हैदराबाद में होगी। कौन सी मीटिंग होगी? एग्रीकल्चर डिप्यूटीज मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है ना, इंडिया की G20 जो एक क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसी के तहत में ये मीटिंग जो है, बाकी की 2 और मीटिंगें कहाँ कहाँ पर होनी है वो भी आपको बताया गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो पीडीएफ में मिलेगा, तो पढ़ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने फिर से कवर किया, कुछ और चीजें पीडीएफ में मिलेंगी, उसको आप लोग रिकॉल करना है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपांड एंटरप्रेन्योरियल प्रोस्पेक्ट which insurance company has recently partnered with National Skill Development Corporation as a part of Skill India mission। स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता की संभावनाओं का विस्तार करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में कौशल भारत मिशन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ में भागीदारी की है? 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी HDFC लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और विभा पाडालकर जो है वो इसकी MD एंड CEO हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए न्यू लिमिटेड पीरियड टर्म डिपॉजिट स्कीम नेम्ड अमृत कलश, ये नाम याद रखना, हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? हाल ही में किस बैंक के द्वारा अमृत कलश नामक एक नई सीमित अवधि की सावधि जमा योजना शुरू की गई? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद रखना, अमृत कलश ये नाम याद रखना, ठीक है ना। स्कीम और बैंक का नाम ये दोनों आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए इस स्कीम के तहत में जो है 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और बाकी लोगों के लिए 7.1% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। डोमेस्टिक और NRI, डोमेस्टिक एंड NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, दोनों प्रकार के कस्टमर के लिए ये जो डिपॉजिट स्कीम है ये रहेगी। SBI के जो भी स्टाफ होंगे और जो भी पेंशनर्स होंगे उनको इस इंटरेस्ट रेट पर एडिशनल 1% का ऑफ और दिया जाएगा और टोटल 400 दिनों के लिए 400 डेज के लिए ये जो है स्कीम होगी। देखो इसमें दिया गया है ना लिमिटेड पीरियड टाइम टर्म डिपॉजिट स्कीम, तो लिमिटेड पीरियड टाइम क्या होगा? 400 डेज, यानी कि 400 दिनों के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। जितने भी बैंकें हैं हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO, ये आपकी जिम्मेदारी हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन बनती रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has recently become the first private sector bank in India to enable its customer to use their रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI? बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि रुपये क्रेडिट कार्ड और UPI ये सब आएगा, तो कोई भी बैंक रहेगी तो उससे आप लोग रिलेट कर लेना, उसी टाइम पर याद कर लेना, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। कौन सा बैंक हाल ही में अपने ग्राहकों को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक की, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर ये भी रहेगा। प्राइवेट सेक्टर का पहला बैंक बन गया है HDFC बैंक, जो कि UPI पर अपने ग्राहकों को रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सरकारी बैंकों की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, PNB, यूनियन बैंक, ठीक है ना, PNB, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, ये 3 बैंकों का नाम याद रखना। इंडियन बैंक। सरकारी बैंकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जो है, ये सुविधा इंडियन बैंक के 3 सरकारी बैंक ऐसे हैं जो पहले से ये सुविधा प्रदान करते हुए आ रहे हैं। और अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने भी ये सुविधा शुरू कर दी है, तो ये भी याद रखना। अगर पेमेंट बैंक की बात होगी तो पेटीएम पेमेंट बैंक पहला पेमेंट बैंक बना जो कि UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की सुविधा प्रदान करता है। प्राइवेट बैंकों में पहला बैंक बन गया HDFC बैंक। बाकी सरकारी बैंकों की अगर हम लोग बात करें तो PNB, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, ये 3 बैंक पहले से ही ये सुविधा प्रदान करते हुए आ रहे हैं। जितने भी बैंक की दी गई हेडक्वार्टर टैगलाइन आपकी जिम्मेदारी फिर से बनेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। How much amount has recently been raised by the Housing Development Finance Corporation (HDFC) by using India's largest privately placed 10-year corporate bonds? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर रखे गए 10 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके कितनी राशि जुटाई है? बस इसका सीधे आंसर जानो, 25,000 करोड़ रुपए, ठीक है,
25,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। वन लाइनर ही रहेगा, बहुत ज्यादा डीप में हम लोग इसके नहीं जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू मीट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन नीड्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम्ड अनमोल सुरक्षा कवच। पॉलिसी धारकों की अल्पावधि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में अनमोल सुरक्षा कवच नामक एक बीमा उत्पाद लॉन्च किया हुआ है? अनमोल सुरक्षा कवच याद रखना और किसने लॉन्च किया हुआ ये याद रखना। वन लाइनर ये भी रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी इसका आंसर रहेगा। आदित्य बिरला इंश्योरेंस और अनमोल, इसको याद करने का तरीका ए कर लो। देखो आदित्य बिरला इंश्योरेंस का भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, अनमोल सुरक्षा कवच भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से करके आप लोग मतलब कुछ ना कुछ ऐसे राइमिंग वाइमिंग बना के याद कर लिया करो आप लोग, ठीक है। तो ये भी वन लाइनर रहेगा। प्रोडक्ट का नाम और किसने लॉन्च किया, बस इतना चीज आपको याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर मॉर्गन स्टैनलीज रिसेंट रिपोर्ट व्हाट विल बी इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 24। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी क्या होगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.2%। 6.2% जो है इसका आंसर हो जाएगा। जीडीपी वाला क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका मार्च अप्रैल में एग्जाम लगा हुआ है। बाकी जो जीबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम आने तक ये कई बार बदलेगा, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 18 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।